हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त हैं और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल या आप किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आनी है, तो आप ये क्लासेस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या होती है? किसी भी वृक्ष की उम्र आप कैसे जान सकते हैं, उसकी क्या विधि है? बताओ, आप क्या करेंगे? उसको नापेंगे या वृक्ष के पास ही खड़े रहेंगे ताउम्र और गिनते रहेंगे कि कितने साल का वृक्ष हो गया है? अगर ऐसे करेंगे तो वहीं खड़े खड़े आपकी भी उम्र निकल जाएगी। उसकी मोटाई को नापकर आप पता कर सकते हैं, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसकी आप कहेंगे वार्षिक वलयों को गिनकर, जिन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स को देखकर, या उसकी शाखाओं को गिनकर। उसकी शाखाओं को गिनकर आप कैसे पता मतलब पता लगा सकते हैं कि इसकी उम्र क्या हुई होगी? अब एक वृक्ष है, उसकी एक ही साल में शाखाएं ये लो इधर उधर होगी, तो अब इसकी 6 साल कर दोगे क्या उम्र? हुआ तो ये एक ही साल का है, तो ये तो गलत बात हो गई। उसकी शाखाओं को गिनकर ये पता नहीं लगाया जा सकता। इसकी विधि होती है क्या? एनुअल रिंग्स होती हैं, जिन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं हिंदी में। इनको गिनकर पता लगाया जा सकता है कि वृक्ष जो है वो कितने साल पुराना है, क्योंकि एनुअल रिंग्स मतलब ये है कि वर्ष में एक बार बनेगी। जैसे आप लकड़ी जब काटते हो, आपने ये लकड़ी काटी, आप लकड़ी काटते हो तो वो क्या होता है, उसके अंदर आप देखोगे ऐसे करके ये जो है वो रिंग्स बनी होती हैं। ये जो गोल गोल रिंग्स हैं ये बनी होती हैं। ये एनुअल रिंग्स जो हैं ये क्या है, ये एक साल में एक बनती है, एक साल में एक बनती है। अब आपने क्या करा, एनुअल रिंग काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और भी है तो आपने ऐसे काउंट कर लिया भाई, 8 9 10। आपने पता लगा लिया कि जितनी एनुअल रिंग्स हैं उतना साल पुराना पेड़ है। ठीक है, तो ये बहुत आराम से और बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने पेड़ जो होगा, जैसे नीम के पेड़ है, नीम का पेड़ है, आपने काटा यहां से बीच से, नीम का ये पेड़ था, ये पेड़ था, आपने इसको यहां से काट दिया। अब यहां से काट दिया तो ये रह गया, ये रह गया। अब जो इसे आप देखेंगे, इसमें क्या होंगी, इसमें रिंग्स बनी होंगी। इन रिंग्स को गिन के आप काउंट कर लोगे कि भाई कितने साल पुराना ये पेड़ है। ठीक है, करके देख लेना। कभी अगर आपके आसपास कोई पेड़ कट रहा हो तो आप उसमें काउंट कीजिएगा, रिंग्स होती हैं। सिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपसे पूछा गया है जो अष्टाध्यायी रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी की बात की जा रही है कि अष्टाध्यायी रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत, भरत मुनि, कालिदास या पाणिनि की बात की गई है यहाँ पर कि किसने अष्टाध्यायी की रचना की। कुछ मुख्य बुक्स जो हम कहेंगे, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप कितना भी आप पढ़ लो, वो आप हिंदी में भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जीके जीएस में भी पढ़ोगे, वो घुमा फिरा के आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर अष्टाध्यायी की बात की गई। अच्छा, सुश्रुत को एक नाम दिया जाता है, कोई बच्चा बता सकता है कि सुश्रुत को क्या कहा जाता है? सुश्रुत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहली बात, सुश्रुत की रचना का नाम क्या है? कालिदास की बात करें तो कालिदास की कुल रचनाएं कितनी है? पाणिनि की रचना कौन सी है? भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो ये सभी मतलब जितने पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, ध्यान रखेंगे। कालिदास की बात की जाए तो कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कालिदास के 7 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से अगर हम बात करें किसकी, जिनमें से अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो इनकी रचना कौन सी है, जैसे विक्रमोर्वशीयम, ये इनकी रचना है। एक इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये प्रेम कहानी है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को इन्होंने लिखा है। 2 इनके महाकाव्य हैं, 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। वो महाकाव्य कौन से हैं? तो एक का तो तुरंत नाम लेना चाहिए था आपको, कुमार संभवम, कुमार संभवम, और दूसरा है आपका रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। 2 इनके खंड काव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। 2 खंड काव्य कौन से हैं? तो 2 खंड काव्य भी लिख बोल लो। ठीक है, एक है मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार, ये इनके क्या है? 2 खंड काव्य। अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी है? विज्ञान और शकुंतला की प्रेम कहानी है।
अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये किसके, ये तो कालिदास की बात करती है, ये पूरी कालिदास की बात की गई है। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? भरत मुनि की रचना का नाम नाट्यशास्त्र है। सुश्रुत की कौन सी है? सुश्रुत संहिता। इनकी रचना का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत को क्या कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। तो अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, इससे आपको कितना कुछ सीखने को मिला। कालिदास की बात की जाए, अब इनमें से कोई भी पूछ ली जाए, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, इनमें प्रेम कहानी लिखी है इन्होंने। दो महाकाव्य इनके हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, मेघदूतम और इसकी बात की जाए, मेघदूतम और ऋतु संगार, ये इनके क्या है? ये इनके दो खंड काव्य हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है, जिन्होंने रसों के बारे में बताया है। नाट्यशास्त्र में इन्होंने जिक्र भी किया है रसों का। इन्होंने 8 रस माने हैं, शांत रस को रस नहीं माना है, 9वां रस नहीं माना है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? जल्दी से बताएं। सरकारी इतिहासकार पूछा जा रहा है कि उनमें से सरकारी इतिहासकार कौन सा था, कौन से थे? वीडी सावरकर, पीटर मुंडी, तारा चंद्रांगन या एस.एन. सेन? कौन थे भाई सरकारी इतिहासकार? तो याद रखना एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन ये क्या थे? ये सरकारी इतिहासकार थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के। क्या थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक थी 1857। इन्होंने पुस्तक लिखी 1857। इनकी क्या थी? 1857 इनकी पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1957 में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1957 में प्रकाशित हुई, मतलब 100 वर्ष बाद इनकी पुस्तक जो है उसका प्रकाशन किया गया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको क्या कहा था? 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने क्या कहा था? कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या था? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बीडी सावरकर की पुस्तक थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना। एस.एन. सेन थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का के सरकारी इतिहासकार। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए बात करें तो यहां पर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था। पहली बार विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कब शुरू हुआ था? भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत कब हुई थी? द्विसदनात्मक विधानमंडल की शुरुआत कब की गई, जरा बताएं। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, कब किया गया था? इसने भारत में पहली बार लोक सिविल सेवा की शुरुआत की। अब बताओ सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्लासेस भी देखी हैं तो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक करके मैंने इन सभी का आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो बताया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत कब हुई थी? छोटा सा प्रश्न है। पहली बार लोक सेवा की शुरुआत कब की गई? तो पहली बार लोक सेवा की शुरुआत जो है वो 1919 के प्रावधानों के बारे में सही है। ठीक है, ये 1919 के प्रावधानों के बारे में ये बिल्कुल सही है या नहीं है? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? बताइए
तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही। यहां पर कौन सा कथन सही है? भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई। पहली बार भारत में क्या होता है कि द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत होती है, केंद्र में या राज्यों में? कहां पर द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत होती है, ये बताओ, जल्दी से बताओ। केंद्र में, ठीक है। केंद्रीय द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत होती है कब? केंद्रीय केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत 1919 के तहत होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया था? और 1919 को और क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी अधिनियम भी कहा जाता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। एक वायसराय से थे और एक भारत के सचिव थे। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में यहां पर क्या किया था कि मुस्लिमों का निर्वाचन अलग किया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम नेता खड़ा होता है तो उसको निर्वाचित करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, ऐसा, ठीक है। तो पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसने प्रदान किया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। इसको मार्लेमेंटो अधिनियम भी जाना जाता है, मार्लेमेंटो, ठीक है, अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भारत में पहली बार लोक सेवा की शुरुआत कब की गई थी? पहली बार की शुरुआत की जा रही है कि मतलब पहली बार कब शुरू किया गया था, ये बताना है। जल्दी से बताएंगे, सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी और किस आयोग के द्वारा की गई थी? यूपीएससी कब आया? तो अगर हम यूपीएससी की बात करें, अगर हम यहां पर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी जो है वो आया आपका 1950 में, ठीक है। लोक सेवा की शुरुआत पहली बार कब की गई? लोक सेवा की शुरुआत तो याद रखना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये शुरुआत की गई थी। इसके 1919 के तहत एक आयोग का गठन किया गया 1924 में। 1924 में लोक सेवा प्रावधानों के लिए एक आयोग गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम कोई बता सकता है तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ली आयोग, ली आयोग का गठन होता है और ये क्या करता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। ली आयोग के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। किसके थ्रू? ली आयोग के तहत। और ली आयोग कब गठित किया जाता है? 1924 में। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, ली आयोग किससे संबंधित है? तो ली आयोग लोक सेवा से संबंधित है, ठीक है। कि लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है हमारे यहां, वो किसके तहत हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में जो बना था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वो किसके हम कहेंगे किसकी अनुशंसा पर बनाया गया था? किसकी रिपोर्ट के आधार पर गठित किया गया था? तो 1924 के ली आयोग के अनुसार जो है, ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर इसको गठित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था तो 1861 का जो शासन अधिनियम आया था, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ था। आयकर एक है, आयकर क्या है बताओ? जो इनकम टैक्स आप देते हो, ये क्या है एक प्रकार का? जल्दी से बताओ, आयकर है क्या? ये एक वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? ये किस प्रकार का कर है? और पूछा क्या गया है कि आयकर के बारे में बात करना है। जो आप इनकम टैक्स पे करते हो वो है क्या? ये प्रत्यक्ष कर है या आपका सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? आयकर के बारे में जल्दी से बताओ। तो इनकम टैक्स क्या होता है? ये एक वार्षिक, पहली बात तो साल में एक बार देना पड़ता है और ये एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर ये क्या है? ये एक प्रत्यक्ष कर है। आपको इनकम टैक्स बनना है, आप ही भरोगे ना, ऐसा थोड़ी ना किसी से भी भरवा दिया जाएगा। नहीं, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आयकर कैसा कर है? तो याद रखेंगे आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेवा कर कोई बता सकता है? सेवा कर कौन सा कर होता है? सेवा कर बताओ, कौन सा कर जो है वो सेवा कर के अंतर्गत आता है? फटाफट से बताओ, कौन सा सेवा कर के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएंगे।
फटाफट से बताओ। सेवा कर के अंतर्गत कौन से आएंगे? अरे जैसे रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में वो क्या देते हो, सेवा कर देते हो जाके, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए आप, ये क्या है, टूरिज्म कर रहे हो तो सेवा कर दे रहे हो, तो वो यहां पर नहीं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? उत्पादन शुल्क पर जो लगते हैं, बैट हो गया, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, जैसे बैट हो गया, जीएसटी के अंतर्गत जो आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है, वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत ये आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि आयकर कहते किसे हैं और आयकर के अंतर्गत आप किस किस को शामिल करोगे, आयकर के अंतर्गत आप किस किस को शामिल करोगे, यहां पर ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा निगम कर क्या है? निगम कर क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर की बात की जाए, ये क्या है? संपत्ति कर जो देते हो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? बताओ, ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? दोनों में से आंसर दो कि अगर आपसे पूछे कि निगम कर प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, ये क्या होगा? आंसर फटाफट से दो। तो याद रखना, चाहे हम निगम कर की बात करें, चाहे हम संपत्ति कर की बात करें, चाहे हम आयकर की बात करें, ये प्रत्यक्ष कर है। अब आपकी संपत्ति का जो आप दोगे, पे करोगे, तो आप ही करोगे ना, कोई तो करेगा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो, डायरेक्टली दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। आयकर हो गया, ये निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अप्रत्यक्ष कर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आप पे करते हो, वो क्या किसके अंतर्गत आता है? वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? जनवरी 1970 में शुरू की गई जो ऑपरेशन फ्लड था, ये किस क्रांति से संबंधित है? जल्दी से बताएं, किस क्रांति से संबंधित है? फटाफट से आंसर करो। किस क्रांति? ये क्रांति मैंने पहले भी बताई हुई है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भूरी क्रांति से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, या हरित क्रांति से संबंधित है? यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट से बताएं, किस क्रांति से संबंधित है? यहां पर पहले तो प्रश्न आपको यही बताना है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है वो चमड़ा उद्योग या कोको क्रांति से संबंधित होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखेंगे, भूरी क्रांति जो है चमड़ा या आपके कोको उत्पाद जो होते हैं उनसे संबंधित है। चलिए ठीक है, ये हो गया। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, स्पेशली गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देना या खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए। भूरी क्रांति की अगर हमने कहा, भूरी क्रांति के बताओ जनक कौन है? भूरी क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी क्या है? भूरी क्रांति के जनक। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? निरपक तेनुजा। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इसके कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति की हम बात करें तो हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में अगर बात की जाएगी, भारत में, तब आप याद रखेंगे MS स्वामीनाथन, ठीक है। पूरे संसार में बात की जाए कि अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो सीधे से आप जाएंगे किसमें? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे, ये हरित क्रांति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। यानी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है कि खाद्यान्न उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, एम एस स्वामीनाथन को है के जनक के रूप में जाना जाता है। बताओ, एम एस स्वामीनाथन जो है वो कौन है? इनको किस के रूप में जाना जाता है? बताओ, किसके जनक के रूप में ये जाने जाते हैं? फटाफट से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। भारत में क्रांति की, अगर मैं यहां पर पूछूं भारत में क्रांति की जननी कौन है? भारत में क्रांति की जननी कौन सी है? कौन है ये बताओ। भारत के संविधान के जनक कौन है? भारत के संविधान के जनक कौन है? संविधान का पिता, संविधान की माता किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति, जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बताओ। एम एस स्वामीनाथन जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं? जल्दी से बताएंगे, किसके जनक के रूप में जाते हैं? तो अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो एक्सप्लेन करा कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर हम विश्व में बात करें कि भाई कौन हरित क्रांति का जनक है, तब आपको याद रखना है किसका नाम? तब नॉर्मल बोरलॉग का। भारत में हरित क्रांति का जनक हो गया। भारत में जो भारत का संविधान है, जो हमारा संविधान है, इसके जनक किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर साहब को। बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की क्रांति की जननी कौन सी है? भारत में क्रांति की जननी कौन है? भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस बने जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे के एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? कौन सा मंत्रालय है जिसने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय की यहां पर बात की जाए? जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या भारी उद्योग मंत्रालय? जो आपका निर्यात योजना है, निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है, किसने शुभारंभ किया है? जल्दी से बताएं, किसने शुभारंभ किया है? फटाफट से आंसर करें। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने करा है। किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके अधीन है? कौन इसको हेड कर रहा है? बताओ, हेड कौन है इसका? इसका हेड कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके अधीन है? किसके अंतर्गत आ रहा है? कौन है भाई अध्यक्ष? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना ये शुरू कब की गई? योजना? ये योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2017 में शुरू की गई। किस वर्ष? 2017 में शुरू की गई। विदेश मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? कौन अध्यक्षता कर रहा है इस मंत्रालय की? निर्मला सीतारमण। किसके अंतर्गत आ रही है ये मिनिस्ट्री? निर्मला सीतारमण के अंतर्गत। विद्युत मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? बताओ, विद्युत मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? फटाफट से। विद्युत मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? मनोहर लाल के अंतर्गत। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओहो, मनोहर लाल, विद्युत मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्रालय निर्मला सीतारमण आता है या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री? जल्दी से अपना दिमाग जो है वो कहां रख के आए हो? और भारी उद्योग मंत्रालय किसी और के अंडर कर दोगे? भारी उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? फटाफट से बताओ।
विदेश मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? जयशंकर क्या है? एस जयशंकर के अंतर्गत क्या आ रहा है? विदेश मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? मतलब इतना दिमाग लगाते हो कि बताओ, निर्मला सीतारमण नहीं पता है, जिन्होंने अभी बजट आपको पता है ना आता है लास्ट में, फटाफट से बताओ। एस जयशंकर क्या कर रहे हैं फिर? वो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं? नहीं। क्या गजब इंसान एस जयशंकर, ठीक है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के अधीन है, और आपका जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वो किसके अंतर्गत वो किसके अधीन है, मतलब कौन उसका कर्ता धर्ता है? तो वो याद रखिएगा, वो निर्मला सीतारमण जी के अंडर है, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बजट पेश किया है, तो याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात भारत का कितना है? बाल लिंगानुपात भारत का कितना है? मैंने पूछा क्या है उसको पहले ध्यान से सुन लो। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं पूछ रही हूँ, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बाल लिंगानुपात कितना है भारत का? और बाल लिंगानुपात को कितने, बाल लिंगानुपात में हम क्या काउंट करते हैं? 0 से 6 वर्ष की महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर 0 से 6 वर्ष की महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या, वो आती है बाल लिंगानुपात में। और कितना है बाल लिंगानुपात भारत का? भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 912। मतलब 912, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 912। उम्र कितनी है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें काउंट किए जा रहे हैं। 0 से 6 वर्ष के लड़कों, 0 से 6 वर्ष के लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 912, ठीक है। कितनी है? 912। अब यहां पर बताओ, भारत में लिंगानुपात पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखना 943। 943 ये भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? दोनों बताओ, क्योंकि पूछा आपसे इस प्रकार भी जा सकता है कि भाई सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? फटाफट से फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। याद रखना बेटा, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, बाल लिंगानुपात की हमने बात करी है, भारत में कितना है ये तो हो गया भारत में। सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 972 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, मतलब 972 बच्चियां 1000 पुरुषों पे हैं। तो सर्वाधिक किसका हो गया? सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, सबसे कम, सर्वाधिक, न्यूनतम, अगर हम पूछा जाए बाल लिंगानुपात किस राज्य का है, न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, किसका है? फटाफट से, न्यूनतम बाल लिंगानुपात किसका है, किस राज्य का? फटाफट से बेटा, हरियाणा है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात, ठीक है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात किसका है? तो आप कहेंगे हरियाणा का है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात कितना माना जाता है? जल्दी से, न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा का है 834, ठीक है। अब सोचो, 834 बच्चियां 1000 बच्चों पे, ठीक है, 834 मतलब जो लड़कियां 1000 लड़कों पर, तो बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा कम कहाँ का है?
सबसे ज्यादा कम जो बाल लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। न्यूनतम सर्वाधिक किसका है? बाल लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है यहां पर मेंशन किया गया है? सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का है 972। भारत का लिंगानुपात है ये। ठीक है, ये भारत के लिंगानुपात की बात की जा रही है और यहाँ पर बाल लिंगानुपात की बात की जा रही है। दोनों में अंतर है, पहले तो दोनों के अंतर को अच्छे से समझ लो। दोनों में अंतर है, दोनों के अंतर को अच्छे से समझ लो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बताओ फटाफट से। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, दोनों प्रश्न बताओ। इसमें एज नहीं काउंट हो रही, इसमें हम बच्चों को काउंट नहीं कर रहे हैं। फटाफट से बताएं। देखो, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1000, 1084 है शायद, 1084, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1084 महिलाएं 1000 पुरुष पे, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक। ठीक है, अच्छा न्यूनतम की बात करते तो न्यूनतम हरियाणा का ही है। हरियाणा का न्यूनतम है, कितना है? तो हरियाणा की अगर हम बात करें 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, तो ये लिंग का अनुपात है, यानी स्त्री और पुरुष में जो अंतर है लिंगों का वो बताया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, सर्वाधिक केरल का है और न्यूनतम किसका है? न्यूनतम हरियाणा का है, यहाँ पर मेंशन कर लीजिए न्यूनतम। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये मैं बता रही हूँ। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? कौन सी रेखा ऐसी है जिससे पता चलता है हमें कि अक्साई चिन्ह जो है वो भारत का हिस्सा है? कौन सी रेखा है? जॉनसन सीमा रेखा, रेडक्लिफ सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा या मैकडोनाल्ड सीमा रेखा? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? किस सीमा से हमें पता चलता है, किसके तहत? जल्दी से बताएं, 1 मिनट, फटाफट बताओ। जो हमारा ब्रिटिश भारत था, जो पहले ब्रिटिश भारत था, यानी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश राज के दौरान भारत और चीन के बीच 2 रेखाएं खींची गई। ठीक है, यहां पर लिख लो, ब्रिटिश भारत और चीन के बीच 2 रेखाएं थी। एक थी जॉनसन सीमा रेखा, दूसरी थी मैकडोनाल्ड सीमा रेखा। ठीक है, जॉनसन सीमा रेखा जो है, जॉनसन सीमा रेखा जो है, ये क्या बताती है? इससे पता चलता है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। जॉनसन सीमा रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। और ये ब्रिटिश भारत और चीन की बात की जा रही थी कि ब्रिटिश भारत और चीन के बीच 2 रेखाएं खींची गई थी, एक तो जॉनसन रेखा, दूसरी मैकडोनाल्ड। और जॉनसन रेखा जो है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ऑक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा था। रेडक्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो रेडक्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा साझा होती है? जल्दी से बताओ, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा साझा होती है? जल्दी से बताएं। और भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कितनी सीमा साझा होती है? दोनों आंसर बताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच हम कितनी सीमा साझा करते हैं, और भारत और चीन के बीच, चाइना के बीच कितनी सीमा साझा होती है? फटाफट से बताओ। भारत और चीन के बीच की सीमा को प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हो? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ सीमा रेखा, इसकी कितनी, मतलब कितनी दूरी, कितनी लंबाई, कितनी लंबी है ये? जल्दी से बताओ। रेडक्लिफ सीमा रेखा कितनी है? 3000
323 किलोमीटर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा होती है वो कितनी है? 3,323। मैकमोहन की बात की जाए 3,488 किलोमीटर, ये भारत और चीन के बीच सीमा साझा होती है। सबसे कम सीमा रेखा किससे साझा करते हैं? भारत जो है वो 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें से हमने 2 तो यहां पर लिख दिए, भारत हो गया, सॉरी भारत और पाकिस्तान हो गया, भारत और चीन हो गया। सबसे ज्यादा सीमा रेखा किससे साझा करता है, किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ, 4096.8 किलोमीटर ऐसे कुछ आता है। तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से। ठीक है, भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत जो आपका इस तरीके से आप ले जाते हो ये करके बनता है। ठीक है, यहां पर देखो, अरे ये उत्तराखंड हो गया, फिर यहां पर जाते हो, ये आया अरुणाचल प्रदेश, फिर ये, ठीक है, ये क्या है? ये सब बांग्लादेश से सीमा साझा हो रही है। ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश से सीमा साझा हो रही है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा सबसे ज्यादा होती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है? जो कोरिंगा गरान वन है ये कहां पर स्थित है? इन वनों की बात की गई है। और कोरिंगा गरान वन किसे कहा जाता है? ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं, कोरिंगा गरान वन कहां स्थित है? फटाफट से बताएं। जो वन जो है जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जो वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोरिंगा गरान वन कहा जाता है। उनको कोरिंगा गरान वन कहा जाता है। जो वन कहां पाए जाते हैं? जो वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंध्र प्रदेश। कोरिंगा गरान वन जो है, कोरिंगा गरान वन जो है जो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन से वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में कौन से वन पाए जाते हैं? बहुत फेमस है यहाँ का, तो फटाफट से बताओ, पश्चिम बंगाल में कौन से वन पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन के मैनग्रोव वन जो है, मैनग्रोव वन। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहां पर हम बात करें अगर सुंदरवन के मैनग्रोव वनों की, तो ये बंगाल टाइगर का हम कहेंगे प्राकृतिक आवास है। ठीक है, बंगाल टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनका प्राकृतिक आवास कहाँ है? सुंदरवन के मैनग्रोव वन में, सुंदरवन के मैनग्रोव वन में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये किस प्रकार के वन होते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन होंगे। क्यों? क्योंकि कैसा एरिया है? मार्शी एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है। ओजोन की मात्रा जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कहां पर मौजूद होती है? वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? वायुमंडल की जो परतें हैं उनको कितनी परतें हैं, कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल में कितनी प्रकार की परतें पाई जाती हैं? वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। 5 परतें हैं। कौन कौन सी 5 परतें हैं? जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, देखो, ये हो गया पहली परत, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, 5 परतें हो गई। ये क्या हो गया? ये पहला हो गया आपका, ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसे क्या कहते हो? इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। 8 से 10 किलोमीटर, ये 8 से 10 किलोमीटर पे होता है, या हम कह सकते हैं 10 से 18 किलोमीटर, इसको रखो 10 से 18 किलोमीटर, ये क्षोभ मंडल होता है। जो आपके अगर हम कहें यहाँ पर क्षोभ मंडल में क्या होता है? बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, वो कहां पर होती है? जल्दी से बताओ।
दूसरा हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा मंडल है? दूसरा है समताप मंडल। जिसे क्या कहते हो? इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को। ठीक है, इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हो? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या है? ये 18 किलोमीटर हो गया, ये 18 से 50 होता है, 18 से 50 किलोमीटर की तरफ ये घूमता है। ठीक है, या 18 से हम कहते हैं 22 ऐसे। ठीक है, तो ये समताप मंडल हो गया। समताप मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। उल्का पिंड जो है वो यहीं आकर चमकते हैं मध्य मंडल में। उल्का पिंड जो है वो यहीं पर आकर मध्य मंडल में आकर चमकते हैं, ये भी ध्यान रखना। मध्य मंडल के बाद क्या आता है? तो मध्य मंडल के बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल के बाद क्या आता है? थर्मोस्फीयर, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये होता है बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये होता है बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड का चमकना किस परत में होता है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा बताओ? वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी और कितनी कितनी दूरी पर हैं? इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी परत जो है वो किस दूरी पर है, जल्दी से बताएं। तो ये पहली परत जो है वो हो जाती है, बहुत जरूर याद होनी चाहिए, 10 से 18 किलोमीटर पर होती है, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रोपोस्फीयर। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल, जो कि हम लेके जाएंगे 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर पर होता है। फिर आता है आपका कौन सा? 80 से 680 में आयन मंडल। ठीक है, किलोमीटर। और फिर 680 के बाद वाला आ जाता है क्या? बाद बाह्य मंडल आता है। ठीक है, बाह्य मंडल आता है, ये भी ध्यान रखना। अगर हम कहें कि बादल और बारिश जैसी घटनाएं किस परत में होती हैं? बादल और बारिश जैसी घटनाएं जो है वो किस परत में होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल और बारिश, ये दूसरे कलर से लिख लो। बादल और बारिश ये दोनों कहां पर हो रही हैं? दोनों क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ठीक है, समताप मंडल पे क्या होता है बताइए? तो ये परावैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं, क्योंकि ओजोन लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, तो ये क्या करती है? परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी तक, क्षोभ मंडल तक आने पे रोकती है। क्या? ये परावैंगनी किरणों से हमारी हेल्प करती हैं। मध्य मंडल में क्या होता है बताओ? मध्य मंडल में तापमान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, मध्य मंडल में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य मंडल में तापमान जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। चलिए, ये हो गया सबसे अधिक मात्रा, तो आप कहेंगे समताप मंडल में पाई जाएगी। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 परतें होती हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? कौन सा संगठन ऐसा है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करता है? बताइए, कौन सा ऐसा आपका संगठन है? भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, आयुष मंत्रालय या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? कौन सा मंत्रालय है जो ये रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? जल्दी से बताएंगे। भारत सरकार के, ये किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत आता है। मंत्रालय के जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं, महानिदेशक के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है? अब तो अपना दिमाग लगा लो, कौन सा मंत्रालय हो सकता है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय हो सकता है? अपना दिमाग लगा लो। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कौन है वर्तमान में?
जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। अरे बेटा, डॉक्टर सुनीता वर्मा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुनीता वर्मा है महानिदेशक। ये किसके अंतर्गत आएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के अंतर्गत। ठीक है, स्वास्थ्य जो आपका संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करेगा वो कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो आ किसके अंतर्गत रहा है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कौन है? सुनीता वर्मा, इनके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो संयुक्त प्रांत था इसका नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल पूछे गए हैं कि पहले राज्यपाल कौन रहे थे। सर होमार, श्री फिरोज शाह मोदी, श्री कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, श्री बराहगिरी वेंकटगिरी या डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ये तो पूछा जाता है आपसे प्रश्न। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया? जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जिसके जो मुख्यमंत्री थे, सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और राज्यपाल कौन थे? तो सर होमार श्री फिरोज शाह मोदी, जिन्हें आप HF मोदी भी कहते हो। HF मोदी भी कहते हो, होमार्श जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पंत है। किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या निर्वात, वैक्यूम ट्यूब? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? घर में पढ़ने लगे। इंटीग्रेटेड एकात्मिक सर्किट या आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर या माइक्रोवेव? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट से बताएं। दूसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में पूछा गया है, तो निर्वात किसमें था? ये तो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन, याद रखो, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, यानी कि कब से कब तक टाइम रहा होगा? 1940 से लेकर 1947 तक लगभग रहा होगा इसका टाइम। ठीक है, निर्वात 1947 नहीं, 1956। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन में रहा था निर्वात या वैक्यूम ट्यूब कहेंगे। ट्रांजिस्टर कब रहा था? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर कब रहा था? तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1956 से ये आता है। ठीक है, ये कब आता है? 1956 से 1964 तक ये जनरेशन रहती है। कौन सी? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर तो फोर्थ जनरेशन में रहता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या होता है फोर्थ जनरेशन में, और ये कब तक रहता है? तो फोर्थ जनरेशन 1971 के बाद स्टार्ट होती है, लैपटॉप वगैरह जो होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये कब से? ये थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आता है आपका, और ये 1961 से लेकर 1971 तक। ठीक है, 1964 से लेकर 1971 तक रहता है। अब ये जनरेशन, किस जनरेशन में क्या मुख्य घटक प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, दूसरी पीढ़ी
कि कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है वो ट्रांजिस्टर था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम था। तीसरी पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? तो तीसरी पीढ़ी में मुख्य घटक जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट था। चौथी पीढ़ी में क्या था? तो चौथी पीढ़ी में याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो लैपटॉप वगैरह आप कहेंगे, ठीक है, जिसमें लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह आ जाते हैं आपके। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर ए करना है। बाकी चारों को याद जरूर कर लीजिएगा कि किस जनरेशन में कौन रहा है, किस जनरेशन के अंतर्गत कौन आएगा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में। नेक्स्ट देखो, बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार पूछा गया, यानी फुल फॉर्म क्या है बीबीएम की? बीबीएम की फुल फॉर्म क्या है? ब्लैकबेरी मैसेजेस, ब्लूबेरी मैसेंजर, ब्लैकबेरी मैसेंजर या आपका B612 मैसेंजर? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आएगा? बीबीएम प्लेटफॉर्म का आपसे पूछा गया है भाई, कौन सा सही विस्तार है? फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ब्लैकबेरी मैसेजेस, ठीक है, ब्लैकबेरी मैसेजेस इसके अंतर्गत आता है। बीबीएम प्लेटफॉर्म यानी ब्लैकबेरी मैसेजेस, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए? किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? फटाफट से बताओ, किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? एक मिनट, इसमें मैसेजेस नहीं, ब्लैकबेरी मैसेंजर, सॉरी, ठीक है, मैसेजेस थोड़ी ना, मैसेंजर। बीबीएम क्या है? बीबीएम एक प्लेटफॉर्म है, तो मैसेंजर एक प्लेटफॉर्म होता है, मैसेजेस प्लेटफॉर्म थोड़ी ना होते। मैसेजेस तो मैसेंजर पे आते हैं, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है, इसको सही से देख लीजिएगा। इसके बाद हमने बात की जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, जो खाड़ी देश हैं उनके द्वारा किया गया था। तो एकजुटता और स्थिरता समझौते पर किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो आप कहेंगे खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा किए गए हैं। अच्छा, ये कब आयोजित किया गया था? एकजुटता और स्थिरता समझौते पर खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए, ये कब आयोजित किया गया था? तो सऊदी अरब, अल उला, ठीक है, सऊदी अरब के अल उला में जो 41th खाड़ी सहयोग परिषद सम्मेलन हुआ था, वहां पर किए गए थे, ठीक है, वहां पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 41th खाड़ी सहयोग परिषद जो सऊदी अरब में अल उला हुआ था, वहां पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये थे आपके आज का सेशन, और ये थे आपके आज के सेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आप बहुत कुछ एक एक पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं, जो आपको यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच।